नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी आर्मी की टेस्ट सीरीज के रूप में विशेष प्रश्न उत्तरी की। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मूल संविधान में जो मूल संविधान जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और अंगीकृत कब हुआ था आपसे पूछ लिया जाए तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था हमारा संविधान। जब लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आपसे पूछा है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान तो कब हुआ? जब हमारा संविधान लागू हुआ था। वर्तमान में किंतु आपसे नहीं पूछी है, तो क्या पूछिए? आपको ध्यान में देना है मूल संविधान। ये इस नाम पे आपको ध्यान देना है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन क्या है? 7, 8, 11 और 12। तो मूल संविधान में तो कितनी अनुसूचियां थी उससे पहले बता दूं, 7 तो क्या थे? मूल संविधान में मूल अधिकार थे। ठीक है दोस्तों। 11 वर्तमान में क्या है? मूल कर्तव्य है। और 12 वर्तमान में क्या है? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां आपसे पूछ ली जाए तो 12 है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। पहले कितनी थी? 8 थी। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में कोई ना कोई चीज शामिल की जाती है, तो संविधान संशोधन कर हमारे संविधान में शामिल की जाती है। तो इसके लिए कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, 9वीं अनुसूची कौन सी थी और कब कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची कौन सी थी आपसे पूछ ली जाए तो 9वीं अनुसूची आपसे पूछी जाए तो कौन सी थी? संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित और कौन से संविधान संशोधन के तहत ये 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी? तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ आपसे पूछ लिया जाए तो 1951 में। ये कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन और कब हुआ आपसे ये भी पूछा जा सकता है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। यह आपके लिए मोस्ट है। ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित, ये क्या है? 9वीं अनुसूची है। आगे बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची आपसे बात करें 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से संबंधित, दल बदल से रोग से संबंधित है। दल बदले से रोग से संबंधित क्या नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति एक दल से, कोई भी पार्टी का व्यक्ति, जैसे कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति, एक व्यक्ति बीजेपी में नहीं जा सकता, परंतु क्या जा सकता है? संपूर्ण दल, जैसे कांग्रेस का एक संपूर्ण दल है, 20 व्यक्तियों का एक दल है, तो वो क्या कर सकता है? बीजेपी पार्टी में जा सकता है। परंतु एक व्यक्ति, कांग्रेस का एक व्यक्ति छोड़कर नहीं जा सकता। 10 या 20 व्यक्ति को ग्रुप में, दल के साथ जा सकता है। ये इसमें संशोधन किया गया था। और ये संशोधन कब हुआ था और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 52वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था ये संशोधन? कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन। और कब हुआ ये? तो यह आपसे पूछ लिया जाए 1985 में हुआ। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित, रोग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित।
आपसे पूछ लिया जाए पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची है। और कब जोड़ी गई आपसे पूछ लिया जाए तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन। और कब हुआ? 1992 में हुआ था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में शामिल की गई थी। आगे बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कौन सी थी? 12वीं अनुसूची कब कौन सी थी? नगर पालिकाओं से संबंधित थी। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित। नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची आपसे पूछ ली जाए तो 12वीं अनुसूची। और किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में शामिल की गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन। वो भी कब हुआ था? 1992 में। तो लिखो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये? 1992 में ही ये हुआ था। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में शामिल की गई थी। इस प्रकार वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां वर्तमान संविधान में हैं। तो बात करते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 7 क्या थे मूल संविधान में? मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। ठीक है। वर्तमान में 11 क्या है? मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? 11 मूल कर्तव्य हैं। पूछ लिया जाए मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 0 मूल कर्तव्य थे। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उसके तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? उसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इससे अगला क्वेश्चन हम मूल कर्तव्यों का लेंगे, जिससे आपको मूल कर्तव्यों के बारे में सविस्तार पूर्वक पूरा अध्ययन देखने को लिए मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और 12 अनुसूचियां कौन कौन सी है? देखो दोस्तों 9 से लेकर 12 तक आज अनुसूची बता रहा हूं। आगे की जो भी कक्षाएं आएंगी उसमें 1 से लेकर 8 तक की अनुसूचियों का मैं एक साथ आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची कौन सी थी? संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित थी। इस पे नियम बनाया गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत ये संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों। बाद में बात करते हैं 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? दल बदल से रोक से संबंधित थी। दल बदल से रोक से संबंधित और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें क्या हुआ? दल बदल पर क्या लगाई गई थी? रोक लगाई गई थी कि एक पार्टी का एक व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी में जाकर शामिल नहीं हो सकता, जबकि संपूर्ण पार्टी एक साथ जाकर दूसरी पार्टी में शामिल हो सकती है। यह प्रावधान इस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित थी आपसे पूछ लिया जाए तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में शामिल की गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उसके तहत ये हमारे संविधान में क्या की गई थी? शामिल की गई थी 11वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं 12वीं अनुसूची। आगे हम बात करेंगे कि 11वीं अनुसूची कब लागू हुई थी और इसमें कुल कितने विषय हैं वर्तमान में। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे के क्वेश्चनों में। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? नगर पालिकाओं से संबंधित थी। और कौन से संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ आपसे पूछ लिया जाए तो 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो उसके तहत हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई थी। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं। अभी मैं आपको एक मूल कर्तव्यों का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसमें सभी मूल कर्तव्य आपको सामने पेश कर दूंगा और ये वो आपके याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उससे आप भी आने के क्वेश्चन ज्यादातर चांस बनते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम मूल कर्तव्य के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं।
दोस्तों आगे बात करते हैं मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। आज आपके जो भी आर्मी में हो चाहे किसी भी पेपर में हो, मूल कर्तव्यों का जो टॉपिक होगा ना, उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में आपको सभी मूल कर्तव्यों का सविस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन। वर्तमान में तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, 11 मूल कर्तव्य क्या है, वर्तमान में है। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं थे, 0 मूल कर्तव्य थे। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, 0 मूल कर्तव्य थे। तो कब जोड़े गए थे, तो ये कब जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ। 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, संविधान में शामिल किए। तो आपसे पूछ लिया जाए अब वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 10 मूल कर्तव्य क्या किए गए थे उस समय संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। आपको पहले बता दूं मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आपसे पूछ लिया जाए मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए तो रूस के संविधान से। रूस से तो ये मूल कर्तव्य लिए गए हैं। इसका वर्णन किसमें मिलता है, भाग में बात करें तो हमारे संविधान में 22 भाग है। उस भागों में से भाग नंबर 4 क में क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। भाग 4 क या इसे क्या मान सकता है, ए भी मान के दे सकता है आपको। तो 4 क या 4 ए में किसका वर्णन मिलता है, तो मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क या ए में, 51 क या ए में किसका वर्णन मिलता है, मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से तो हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। भाग 4 क में या ए में इसका वर्णन मिलता है, या 51 क या ए में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मूल संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। तो 11वां मूल कर्तव्य क्या है, 11वां मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। बच्चों को निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के बारे में ये बताया गया है। और ये 11वां क्या था, मूल कर्तव्य था, अनिवार्य शिक्षा। ठीक है दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 11वां मूल कर्तव्य आपसे पूछ लिया जाए तो 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया, शामिल किया गया। ईपीएस लागू कब हुआ था, ये 2010 में इसे 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। 2010 में, सन 2010 में ये हमारे संविधान में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो आज से जो मूल कर्तव्य, आर्मी में जो मूल कर्तव्य का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो इसके अंदर से ही पूछा जाएगा। हाँ, हालांकि मास्टर में इसके टीचर की जो एग्जाम होते हैं उसमें तो मूल कर्तव्य इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि 11वें नंबर का मूल कर्तव्य कौन सा है, 9वें नंबर का मूल कर्तव्य कौन सा है। तो 9वें नंबर का मूल कर्तव्य संपत्ति के अधिकार वाला है। जैसे पहला मूल कर्तव्य कौन सा है, तीसरा मूल कर्तव्य कौन सा है, चौथा मूल कर्तव्य कौन सा है, उसको क्रम से मिलान करना भी आ सकता है। तो ये तो टीचर की एग्जामों में आते हैं। आपका इतना बड़ा लेवल का एग्जाम नहीं है तो आपसे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछ सकता है कि मूल कर्तव्य लिए कहां से गए, तो आपका आंसर होगा रूस से लिए गए हैं। आपको ये पूछ सकता है कि इसका संविधान में किस भाग में वर्णन मिलता है, तो भाग 4 क में व ए में इसका वर्णन मिलता है। आपको ये पूछ सकता है कि इसका अनुच्छेद कौन सा है, मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद है 51 क या ए, इसका क्या है, मूल कर्तव्यों का क्या है, अनुच्छेद। आपसे ये पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे,
तो कितने मूल कर्तव्य थे? कोई मूल कर्तव्य नहीं था। आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे शामिल किया गया था। आपसे यह पूछ सकता है कि कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा? आपसे यह पूछा जा सकता है कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना माता पिता का दायित्व बनता है। ठीक है दोस्तों, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का 11वां मूल कर्तव्य है। और ये जोड़ा कब गया था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 2002 में हुआ था। उसके तहत ये 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये था आपका दोस्तों मूल कर्तव्यों के बारे में। वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा तो कितने मूल कर्तव्य बताओगे? 11। वह मूल संविधान में आपसे पूछा जाए तो कितने मूल कर्तव्य थे? 0 मूल कर्तव्य थे। ठीक है दोस्तों, कितने मूल कर्तव्य थे? 0 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे और क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की नदियों के मध्य में स्थित है। ये अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। आर्मी के पेपर हो चाहे किसी का भी पेपर हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्योंकि हमारा हिमालय किस प्रकार से है? देखो दोस्तों, हमारा हिमालय इस प्रकार से बटा हुआ है ना, एक श्रृंखला में, इस श्रृंखला में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से? इस प्रकार से एक श्रृंखला में हमारा हिमालय बटा हुआ है। और हिमालय को वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों के मैं आपको नाम बता दूं कि कौन कौन से आपके भाग हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो ऊपर का जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ये कौन सा भाग होता है? पंजाब हिमालय इसे बोला जाता है। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद में कौन सा हिमालय आता है दोस्तों? 4 टुकड़ों में तोड़ा गया था। दूसरा टुकड़ा कौन सा आता है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। हिमालय। ठीक है दोस्तों, तीसरा टुकड़ा कौन सा हो गया? तीसरा टुकड़ा आता है नेपाल हिमालय। तीसरा टुकड़ा कौन सा हो गया आपका? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और चौथा टुकड़ा आपका कौन सा हो गया? चौथा टुकड़ा हो गया आपका असम हिमालय। कौन सा? इधर असम आ जाता है तो असम हिमालय। इस प्रकार से हिमालय को कितने टुकड़ों में तोड़ दिया? असम हिमालय 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये कई बार आपके क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है, आपको याद नहीं होता कि नेपाल हिमालय कौन सी नदी के मध्य। जैसे ये क्वेश्चन आया है कि नेपाल हिमालय कौन सी नदी के मध्य में स्थित है, तो मैं आज आपको इतने सरल तरीके से याद कराऊंगा डायग्राम के साथ कि आपके ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर कौन सी नदी बहती है आपको पता है? कौन सी नदी बहती है? यहीं पे सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु एक तो हो गया, सिंधु हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंधु व यहीं पे कौन सी नदी आ जाएगी? हिमाचल में कौन सी नदी निकलती है? सतलज। सतलज। सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी। इस सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय आ गया? देखो दोस्तों, पंजाब हिमालय। तो इन नदियों के मध्य तो कौन सा हिमालय आ गया? पंजाब हिमालय। पंजाब। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये सतलज नदी तो है ही, इसके बाद में सतलज के बाद में ये पे कौन सी नदी बहती है? एक नेपाल से निकलकर काली नदी, जो कि गंगा में भी प्रवेश करती है। आगे काली नदी। काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। तो ये कौन सी नदी? कुमाऊं हिमालय किस नदियों के मध्य हो गया? सतलज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय हो गया? कुमाऊं हिमालय हो गया। तो इन नदियों के मध्य कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। हिमालय। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब काली और नेपाल किस हिमालय के मध्य हो गया? काली और तीस्ता नदी। यहीं से असम के पास से कौन सी नदी निकलती है? एक तीस्ता नदी निकलती है। तो तीस्ता नदी। तीस्ता, काली और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय गया? आपसे पूछ लिया जाए तो काली और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय हो गया? नेपाल हिमालय। कहीं पे दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है ना? देखो ऊपर कौन सी नदी है? भाट के ऊपर सिंधु नदी है। सिंधु के बाद में नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो गया? पंजाब हिमालय। और सतलज और काली नदी के मध्य में कौन सा हिमालय हो गया? कुमाऊं हिमालय। और बाद में काली और तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय हो गया? नेपाल हिमालय। आगे बात करते हैं असम हिमालय। वहीं पे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सी नदी आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है। आपको ये सभी को पता है। तो कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो लास्ट ही लास्ट है, असम हिमालय किसके मध्य हो गया, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। अब आपको कितनी नदी याद रखनी है, देखो दोस्तों, सिंधु और सतलज, ये तो आपको याद रहती है। आपको नदी दो याद रखनी है कि ब्रह्मपुत्र से पहले कौन सी नदी आएगी, तीस्ता नदी आएगी, और तीस्ता से बाद में कौन सी नदी, काली नदी। इधर से याद करो तो सिंधु, सिंधु के बाद तो सतलज आती है, सतलज के बाद में कुमायूं काली नदी आती है, काली नदी के बाद में तीस्ता नदी आती है, और तीस्ता के बाद में लास्ट में इधर तो पश्चिम में और पश्चिम की ओर कौन सी नदी है, तो आपसे पूर्व की ओर पूछ ली जाए तो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और उत्तर की ओर पूछ ली जाए तो कौन सी नदी है, कि जम्मू कश्मीर में तो यारो सिंधु नदी बहती है, ये ऐसे याद कर सकते हो। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में तो कौन सा हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय हो गया, और सतलज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय हो गया, तो कुमायूं हिमालय हो गया। और कुमायूं हिमालय के बाद में बात करते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय कौन सी नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया। तो आपको यही तो क्वेश्चन पूछा था, यही तो क्वेश्चन पूछा था, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य में बसा हुआ है। आपको ऐसे भी दे सकता है, नेपाल हिमालय का दूसरा नाम क्या है, मैंने बताया था माउंट एवरेस्ट इस नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है ना। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में आती है, तो नेपाल हिमालय में। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कितनी ऊंचाई है, 8,848 मीटर। मैंने बताई थी ना, इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछी जाती है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये किसके अंतर्गत है, नेपाल में स्थित है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत ये आती है। काली और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय है, तो नेपाल हिमालय। बात करते हैं इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसे क्या कहते हैं, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आर्मी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आर्मी में आया हुआ है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा, सागर माथा के नाम से, सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये बात करते हैं लास्ट कौन सा हिमालय का लास्ट का टुकड़ा है, असम हिमालय। असम हिमालय किन नदियों के मध्य में स्थित है, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है, तो असम हिमालय स्थित है। इस प्रकार से हिमालय को 4 श्रेणियों में तोड़ा गया था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि किस किस प्रकार से इसे तोड़ा गया था और इस कौन कौन सी नदियों के मध्य में स्थित है। एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं, ये हिमालय का क्रम याद रखना है। देखो दोस्तों, पहला ही क्रम क्या है, पंजाब हिमालय, उसके बाद में कुमायूं हिमालय, उसके बाद में नेपाल हिमालय, और उसके बाद में कौन सा, असम हिमालय। बाद में बात करते हैं कौन कौन सी नदी के मध्य में स्थित है, तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित है, क्योंकि ऊपर कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, उसके बाद में कौन सी नदी आती है, सतलज नदी आती है। आगे बात करते हैं कुमायूं हिमालय कौन सी नदी के मध्य में स्थित है, तो सतलज नदी तो है ही एक ऊपर। सतलज और काली नदी के मध्य में कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। आगे बात करते हैं नेपाल हिमालय कौन सी नदियों के मध्य में स्थित है, तो काली और तीस्ता नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय स्थित है, काली और तीस्ता नदी के मध्य। आगे बात करते हैं कि असम हिमालय किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, तो असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका इस प्रकार से अरावली को 4 टुकड़ों में तोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। आर्मी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसकी ऊंचाई भी आपसे आर्मी में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है। और ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये था आपका हिमालय का टुकड़ा जो किस प्रकार से किया गया था वो। ठीक है दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर भी किया करो और आप इसे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप जितना हमें बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दोगे उतने ही तरीके से अच्छे आगे और अच्छी क्लासें आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी क्लासेस जो आ रही हैं आपको पसंद आ रही होंगी और इसका नतीजा आपको 22 तारीख को जो पेपर लगेगा आपके सामने आ जाएगा कि कैसे किस प्रकार से हमारी क्लासों से क्वेश्चन आएंगे। वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके अब की बार पेपर में आए हैं। ये गारंटी करता हूं कि 80 से 90% पेपर इसी से ही क्वेश्चन आपके आएंगे आर्मी के अंतर्गत। ठीक है तो दोस्तों,